जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 2 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो लेक्चर है गाइस, अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। प्लस यूपीपीसीएस में नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैच से रिलेटेड। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, प्लस इंस्टाग्राम का पेज भी है। इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। प्लस साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमारे लेक्चर से रिलेटेड भी अपडेट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आफ्सपा, आफ्सपा मतलब आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 महीने में एक बार ये टॉपिक न्यूज में आता रहता है। फिर इसके अलावा ये वर्क कल्चर जो है महिलाओं का, उस पर जो है वो चर्चा हो रही है। इंडिया वाटर वीक 2024 पर बात की जा रही है। इंडिया के मैरीटाइम एम्बिशन की जो है वो बात की जा रही है। इंडिया का टीयर 1 स्टेटस साइबर सिक्योरिटी में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो उस पर जो है वो चर्चा हो रही है। ओशियन एसिडिफिकेशन, इस पर एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने नजर आ रही है। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सामने आ रहा है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एफआईआर को रद्द कर दिया है, जो कि 30 आर्मी पर्सनल के अगेंस्ट थी, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने आम नागरिकों को, सिविलियंस को जो है वो मारा है, एक बॉस्ट ऑपरेशन में जो नागालैंड में हुआ था। और ये आफ्सपा को दोबारा से जो है वो इसने मतलब डिस्कशन के माहौल में जो है वो ले आया है, यानी कि ये रिपोर्ट। तो अब देखो न्यूज क्या है वो आपको समझ में आ गई कि आरोप लगा था 30 जवानों के ऊपर कि इन्होंने जो है वो हमारे सिविलियंस को मारा है। तो उस आरोप को जो है वो गलत साबित किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गलत है, और एफआईआर जो है वो रद्द करवाई। ये इंसिडेंट जो है वो तब हुआ जब डेथ हुई 13 सिविलियंस की, और ट्रेजिडिक डेथ एक हम लोग को देखने को मिली। और यही चीज कही गई कि भाई अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है वो आर्म फोर्सेस की नहीं है। जब भी वो ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं तो उसमें अगर आम जनता की जान जाती है, जिसको हम हमारी ब्यूरोक्रेसी के टर्म में जो है वो कैजुअलिटी बोलते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ऐसी चीजों में होता भी है ऐसा कि कई बार कई ऑपरेशन में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि बेगुनाह भी जो है वो टारगेट में आ जाते हैं कई केसेस में, राइट। बट एक्चुअल में हमारी आर्म फोर्सेस इतनी अच्छे से ट्रेंड है कि वो इन सब चीजों का जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल जो है वो रखती है, राइट। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी सारी एफआईआर जो थी उसको रद्द किया है, 30 जवानों के अगेंस्ट जो एफआईआर थी उसको रद्द किया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोर्ट के पास पर्याप्त एविडेंसेस थे कि ये जो एफआईआर जो की गई है गलत है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखो, ये जो ट्रेजेडिक केस हम लोग को देखने को मिला था, तो आर्मी पर्सनल जो थे नागालैंड के अंदर, राइट, जिन्होंने मतलब एक ऑपरेशन के दौरान जो है बताया ही जा रहा है कि 2021 दिसंबर में जो है वो सिविलियन की डेथ हुई आर्म फोर्सेस के द्वारा। हमारी लीगल प्रोसीडिंग जो है वो आर्मी पर्सनल के अगेंस्ट जो है वो शुरू कर दिए गए थे, बट बाद में उसको जो है रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वहां पर कोई भी सैंक्शन जो है वो नहीं लगाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये क्रूशियल होता है आफ्सपा के प्रोविजन के अंडर। अब आफ्सपा के प्रोविजन को आप समझो, तो आफ्सपा का प्रोविजन है वो प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को, राइट। इस कानून के तहत यहां पर यह कहा गया है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, किसी भी आर्म पर्सनल के अगेंस्ट। नेक्स्ट, ये कानून जो है वो एक्सटेंड किया जाता है 6 महीने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, 8 डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड की और 3 डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश की। ऑल्दो आफ्सपा के बारे में बात करें तो 70% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आफ्सपा को हटा दिया गया है, और ये अभी जम्मू कश्मीर में एक्टिव हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है वो क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जिस भी क्षेत्र में जहां पर भी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम होती है, या जिस क्षेत्र में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जहां पर लोकल पुलिस उसको जो है वो टैकल नहीं कर पाती, तो उस समय हम अपनी आर्म फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करते हैं। स्पेशली जैसे कि इंसर्जेंट्स का मूवमेंट जहां पर ज्यादा होता है, इंसर्जेंसी या टेररिज्म जहां पर होता है, तो वहां पर हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो डील करती है, जहां पर लोकल
पुलिस जो है वो डील नहीं कर रही, डील करने में सक्षम नहीं है, करेक्ट? तो ये चीज दिमाग में आ गई आपके। तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो वायलेंस बढ़ता गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उसमें आर्म फोर्सेस की पावर जो है वो बढ़ाई गई। इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट, पता है आपको? क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था, और इसको एज अ टूल के तौर पर जो है वो लाया गया था नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एथनिक और इंसर्जेंसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो एक्सटेंसिव पावर जो है वो दी गई थी आर्म फोर्सेस को इस कानून के तहत। इसके अंदर अथॉरिटी टू किल, अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसेस विदाउट अ वारंट, मतलब बिना किसी वारंट के कोई भी हमारा आसपा का जो आर्म पर्सनल है, यानी कि जो हमारे जवान है, वो किसी के घर पर भी जो है वो जाकर सर्च कर सकते हैं। किसी इवन जान से मारा भी जा सकता है, उनके ऊपर राइट टू शूट का ऑर्डर रहता है उनके पास, ठीक है। और प्रोटेक्ट किया जाता है आर्म फोर्स पर्सनल को किसी पर्टिकुलर कार्रवाई से जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना कर दे। और डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो एरिया होता है जिसको एक नोटिफिकेशन के तहत डिक्लेयर किया जाता है एज अ डिस्टर्ब एरिया, जहां पर डिप्लॉय किया जाता है आर्म फोर्सेस को। मतलब सिंपल शब्दों में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पर लोकल पुलिस उस क्षेत्र को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो उस समय आर्म फोर्सेस हमारी आकर जिम्मा जो है वो संभालती है उस क्षेत्र को जो है वो कंट्रोल करने का। राइट, क्लियर? नेक्स्ट, अब चैलेंजेस क्या है आफ्सपा में, हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? तो काफी सारी कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग जीवन रेड्डी कमेटी और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसने रिकमेंड किया कि आफ्सपा को हटा दो या फिर उसको थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि वो अकाउंटेबल भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो। राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक को थोड़ा सा डर रहता है। राइट, क्योंकि अब देखो, हमारी आर्म फोर्सेस जानबूझ के तो करती नहीं है, बट अगर उनको किसी के ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर शक है, तभी जाकर वो प्रेमाइसेस को सर्च करते हैं या किसी को बैठा लेते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। बट इसमें क्या होता है कि लोकल जो सिविलियंस वगैरह जो होते हैं वो ये सब गंभीरता को समझते नहीं है, और उनको लगता है कि वो उनकी आर्म फोर्सेस उनकी प्रिवेसी में जो है वो दखल अंदाजी कर रही है ना? तो वो एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन जो है वो क्या हम लोग को वायलेंस का देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, तो आपको ऑलरेडी पता है यार, यहाँ पर बहुत अलग अलग जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलता है, कई बार उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। राइट, तो इसी कारण से जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, लड़ाई होने लगती है। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। राइट, तो ये भी एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। युवा जो होते हैं वो उनको इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो अट्रैक्ट करने लगते हैं पैसों से या दूसरी चीजों से। राइट, फिर आरोप हमेशा लगाया गया कि आसपा जो है वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है वो करती है। राइट, तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो क्या करें? तो सबसे पहली चीज तो भैया ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है सिविलियंस के बीच में। शांति समझौते, पीस अकॉर्ड जो है वो लाए जाए। रिहेबिलिटेट करो वहां से लोगों को, इंडिविजुअल्स को। राइट, यानी कि कोई क्षेत्र अगर ऐसा है कि जो डिस्टर्ब हो गया है, तो वहां पर सिविलियंस को कहीं और भेजा जाए अगर पॉसिबल हो तो। और पहली चीज तो सिविलियंस को अवेयर करना जरूरी है कि यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस लाई गई हैं वो सिविलियंस की सुरक्षा के लिए ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना जरूरी है। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे और इंसर्जेंसी वहां से ऑलरेडी कम होने लगेगी। अधीरेंस टू ह्यूमन राइट्स का ध्यान जो है वो रखा जाए, राइट, पूरी तरह से। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए आसपास से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें बात की जा रही है कि वर्क कल्चर जो है महिलाओं के लिए, उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। एक रीसेंट ट्रेजिडिक डेथ हम लोग को देखने को मिला था, एक यंग सीए देखने को मिले थे, मतलब महिला सीए, जिसने, आपको पता होगा कि अभी सुसाइड जो है वो कर लिया था। यस, और क्यों? क्योंकि वर्कलोड और स्ट्रेस उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। ये अब कुछ हफ्ते पहले पुरानी न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, और इसने जो है वो वही वर्क आर्क के ऊपर जो है वो बातचीत करना फिर से शुरू कर दिया। और ऐसा ये एक इंसिडेंट सामने आ गया, ऐसे काफी इंसिडेंट लगातार देखने को मिल रहा है कि वर्क कल्चर के कारण जो है वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है वर्क में। बट यार मेरा मानना पर्सनली ये है कि एक इंसान को अगर वर्क अपने, पता है स्ट्रेस कब होता है एक इंसान को अपने काम में? जब वो काम जो होता है वो उसके लिए बर्डन का तब लगने लगता है जब उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा वो अपने काम को। मेरे हिसाब से तो पता है, कोई भी इंसान को स्ट्रीम ही ऐसी चुननी चाहिए कि जो जिसमें उसको मजा आए। कि हाँ यार, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज की स्ट्रीम इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको पता है
कि आप उस स्ट्रीम में जब जाओगे तब आपको मजा आएगा। ऐसे थोड़ा ना यार, भाई रात में 2 बजे भी अगर आपके पास कॉल आएगा तो आप एक जिम्मेदारी उठा रहे हो। तो अगर आपको जिम्मेदारी उठाने में मजा आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको कभी भी अपने काम में वर्कलोड नहीं होगा, वर्क प्रेशर नहीं होगा। यस, आपकी फैमिली, ये बात सच है कि आपसे खुश नहीं होगी, क्योंकि कोई भी फैमिली मेंबर नहीं चाहता है कि आप रात में एकदम से रातों रात कोई इमरजेंसी के चक्कर में जो है वो बाहर निकलो, राइट? तो सही नहीं रहता है। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी परसों नरसों की बात है, मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। रात में 3:30 बजे मुझे जो है वो थाने जाना पड़ गया था। ये हमारे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो हुआ था, एक लूट हो गई थी और वो भी मेरे फ्रेंड के साथ ही हुई थी। तो मुझे कॉल किया उसने, तो मैं पहुंचा वहां पे। तो वही फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रहती है कि अरे यार, बट ऑब्वियस ही बात है कि रिस्पॉन्सिबल हो आप, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। तो उसमें आपको मजा आएगा कि हाँ यार, यू आर टेकिंग द जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आपको अपने काम में ही मजा नहीं आ रहा, तो भाई मेरा मानना ये है कि आप छोड़ दो, वो ऑफिस को छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। क्योंकि स्ट्रेस लेकर काम करना, ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो एक ऐसे स्टेट पे इंसान जो है वो पहुंच जाता है कि हटाओ लगे यार, मर ही जाए साला, इससे अच्छा तो। और वो मरने का फितूर जो है वो 1-2 मिनट तक ही रहता है भाई। जिस इंसान ने वो 1-2 मिनट तक वाली चीज को जो है वो संभाल लिया ना, कंट्रोल कर लिया, फिर वो सुसाइड नहीं करेगा। बट होता नहीं है ऐसा काफी सारे लोगों से। एंड डिस्कशन ऑन वर्क लाइफ बैलेंस इंटेंसिफाई। देखो ये भी हो चुका है भाई, आज की डेट में सबको कमाना है, सबको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, कमाना तो जरूरी है। बट अगर आप फोर्सफुली कमा के लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर लोगे तो क्या ही मतलब है यार, घंटों घंटों तक काम करने पर आपको जो है वो प्रेशर हो जाएगा, तो दिन भर सोते रहोगे, या वही फिर इंटॉक्सिकेंट्स एल्कोहलिक बन जाओगे। तो वो एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब स्टेट जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए क्या है इंडिया के अंदर, तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि यंग प्रोफेशनल महिला जो इंडिया के अंदर है वो एवरेज 55 घंटे काम करती है एक हफ्ते में। मतलब 9 से 11 घंटे जो है वो डेली काम किया जाता है, और मात्र 7 से 10 घंटे ही उनके पास रेस्ट और दूसरी चीजों के लिए जो है वो बच पाते हैं। इन कंपैरिजन हम लोग को देखने को मिलता है कि जर्मनी के आईटी और मीडिया सेक्टर में जो महिला काम करती हैं वो मात्र 32 घंटे जो है वो वीकली काम करती हैं, और रशिया के अंदर लगभग 40 घंटे के आसपास काम किया जाता है। अब वुमेन जिनकी उम्र जो है वो 15 से लेकर 24 साल की, जो आईसीटी और मीडिया फील्ड से बिलोंग करती है, वो अप्रोक्सीमेटली 57 आवर वीकली काम करती हैं। और जो जिनका जो प्रोफेशनल है, साइंटिफिक और टेक्निकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनका वर्क जो होता है वो 55 घंटे का होता है। भाई देखो यार, मेरा मानना ये है कि अगर आपको बड़ा बनना है ना, अचीव करना है कुछ, तो सबसे पहली चीज तो आपको कभी ये सोचना ही नहीं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, राइट? इवन चलो ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कोई जॉब ऑफिस में जॉब कर रहा है। भाई ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जॉब से यस आपका एम्प्लॉयर जो है वो, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके हार्ड वर्क से। बट आप ये चीज तो सोचो कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश रहेगा तो वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा, आपको प्रमोट करेगा या करेंगी, जो भी है ना। बात समझो इस चीज को। और आप जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो उसको आप जॉब की तरह लो एक। और जब तक अगर आपने दिन में कम से कम 10 घंटे काम नहीं किया ना, तो कुछ नहीं किया फिर आपने लाइफ में। जिस दिन आपने अपने आप को 10 घंटे देना शुरू कर दिया अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, तो उस दिन आपकी चीजें बदल जाएंगी। देखो ना, जितने भी बड़े लोग हैं आप देखोगे यार, इलॉन मस्क हो गया, कोई भी, किसी को भी उठा के नाम ले लो आप, ये दिन दिन भर काम करते रहते हैं क्योंकि इनको अपने काम में मजा आता है। स्ट्रेस उन लोग को होता है जिनको अपने काम में मजा ही नहीं आ रहा, वो बस बैठे हुए कंप्यूटर लगा के टिक 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 कर रहे हैं। तो भाई ऐसा काम मत करो, मजा नहीं आ रहा, दूसरी चीज ओपन करो। कितनी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में देखो तो मार्केट, लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। आज की डेट में लोग फूड कार्ट खोल खोल कर कितना लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में जाओ। जैसे मुझे टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट लगता है, टीचिंग में, गाइडेंस में। तो मेरे से तो दिन भर आप टीचिंग करवा लो, दिन भर गाइडेंस ले लो, मैं तो रेडी रहता हूँ हर चीज के लिए। आगे बढ़, फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही एक इंटरेस्ट सबसे बड़ा। तभी तो दोस्ती यारी भी जो है वो अधिकारी लेवल के साथ है। जब हम मीटिंग भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो मीटिंग में मेरा प्रेजेंस रहता है तो और मजा आता है, और भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाती है। जैसे अभी वो लूट हुई थी, तो उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स दी पुलिस को। जेंडर इम्बैलेंस इन प्रोफेशनल रोल्स, मात्र 8.5% ही महिला जो है वो प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल जॉब में है, और 20% वर्क जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। 20% महिला काम कर रही है मतलब।
इंडिया की रैंक 15th हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। 15th लोएस्ट अमंग 145 कंट्रीज इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रोल। इस पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। टॉप पोजीशन पर जो है महिलाओं को जो है वो लाने की आवश्यकता है। डेटा जो है वो सामने आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो बता रहा है कि वुमेन ना ही सिर्फ लेबर फोर्स में 7.5 आवर्स डेली स्पेंड करती है, अनपेड डोमेस्टिक और केयर वर्क में भी। समझो आप, जो महिला लेबर फोर्स में नहीं है, अरे यार सिंपल सी चीज है, जो होम मेकर जिसको बोलते हैं ना, और सिंपल शब्द में हाउस वाइफ। हाउस वाइफ मुझे सही शब्द लगता नहीं, मुझे होम मेकर अच्छा शब्द लगता है। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप होम मेकर शब्द यूज करो। जैसे मेरी मदर है, मतलब शी इज होम मेकर, राइट। भाई डेली उनके लिए कोई संडे नहीं है, कोई गांधी जयंती नहीं है, कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। उनको काम करना है तो काम करना है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाती है मम्मी, और रात में सबसे लेट वही सोती है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भाई, और हर चीज, अब देखो ब्रेकफास्ट सबको टाइम पे चाहिए, लंच सबको टाइम पे चाहिए, डिनर सबको टाइम पे चाहिए। बीमार है तो भी जैसे से करके व्यवस्था कर देती हैं। सोचिए आप भी देखिएगा अपने घर पे, जो हमारी मदर है, सिस्टर है, या कुछ कुछ घरों में जो फादर होते हैं, जो कुक करते हैं काम से आने के बाद भी। और ऊपर से अगर कोई महिला काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, तो घर और काम दोनों को उनको संभालना है, मतलब बर्डन डबल हो गया। ये चीज है। एम्प्लॉयड वुमेन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एन एवरेज 5.8 आवर्स डेली, कंपेयर टू 2.7 आवर्स एम्प्लॉयड मैन के। करना ही पड़ता है, अब क्या करें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महिला उठाती है ना अपने हाथों में। अब देखो ये प्राउड वाली बात नहीं है कि मेल्स को उठानी चाहिए, बट मेरा मेरा मानना ये है कि यार घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वो मेल जो रहते हैं ना, हम लोग थोड़ा ऐसी अस्त व्यस्त टाइप पे रहते हैं कि कोई भी सामान आया इधर उधर फेंक दिया, उठा दिया। बट जो फीमेल के अंदर एक ट्रेट रहता है ये वाला, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ट्रेट अच्छा लगता है, और ये मैंने नोटिस किया हुआ है। तो वो थोड़ा सा ध्यान से हर एक चीज को प्रॉपर टाइम टू टाइम डिसिप्लिन वाइज, तो बेहतर अगर बात की जाएगी घर संभालने की। मम्मी को देखता हूँ ना तो मुझे पता है, और भी काफी सारे जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके घर जाता हूँ तो देखता हूँ, अरे वाह बढ़िया से रखा हुआ है। कोई मेरे घर पे आता है, अगर मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मेरे घर पे अगर फीमेल नहीं रहती तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी तो बैंड बजी पड़ी होती, कोई भी सामान इधर उधर अस्त व्यस्त, क्या बोले आप। अप्रोक्सीमेटली 85% महिला जिनकी उम्र 15 से लेकर 15 साल ईयर्स की है, वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे मम्मी को कोई सैलरी मिलती है क्या? नहीं, बट फिर भी वो काम कर रहे हैं, और वो भी पूरे लगन के साथ, पूरी खुशी के साथ। ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज में मिनिमल डिफरेंस देखने को मिला। मेल पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ही कम है, 50% से भी कम हम लोग को देखने को मिला हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में। NFHS डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। व्हाइट कॉलर जॉब्स इंडिया के अंदर उसका क्या करंट सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है। जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल टास्क में, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन में है, और ये जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1954, इसके थ्रू उनको गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कमी जो है वो देखने को मिलती है, जिसके कारण से एम्प्लॉय के अधिकार जो होते हैं कंपनीज के अंदर, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं किए जाते। तो हमें जो है वो आज की डेट में रूल्स रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है। 2023 में एक स्टडी सामने आई थी जिसने ये बोला था कि 42% इंडियन व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो हैं, उन्होंने एक्सीड किया है लीगल लिमिट 48 वर्किंग आवर पर वीक की। जो लीगल लिमिट होती है ना कि भाई एक हफ्ते में 48 घंटे ही काम दो, तो वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है। फर्दर 2022 के सर्वे में ये पाया गया कि 68% प्रोफेशनल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस में। ज्यादा ही कर रहे हैं यार, वर्क लाइफ बैलेंस में तो स्ट्रगल होता ही है। अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी मेरे काफी सारे पर्सनल काम को मुझे जो है वो हटाना पड़ता है प्रोफेशनल काम की वजह से। बट ठीक है, मैं तो रात रात में निपटा लेता हूँ पूरे काम, जितने भी होते हैं। किसी से मिलना है, जैसे किसी ने मिलने के लिए बुलाया हुआ है, उसको बोल देता हूँ भाई रात में 11 बजे के बाद मिलते हैं अपन, चलो। हालांकि उससे घर वाले परेशान रहते हैं, बट कोई ना। अब गिग इकोनॉमी बढ़ गई है तो और भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई। गिग इकोनॉमी पता है ना, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ गिग वर्कर्स के बारे में। कोई मुझे डिफाइन कर सकता है गिग वर्कर्स के बारे में कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, पहले पढ़ा चुका हूँ। महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में जो है उससे रिलेटेड क्या
हम लोग को चुनौतियां देखने को मिलती है। एक तो पैट्रियार्कियल सोशल नॉर्म, हालांकि अब धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वही पैट्रियार्कियल सोशल नॉर्म समझ में आ रहा है ना, कि मेनली जो है वो टारगेट किया जाता है कि भाई मेन वर्कफोर्स के ऊपर, फीमेल को जो है वो एक मतलब मेन स्ट्रीम में जो है वो शामिल नहीं किया जाता। जेंडर वेज गैप हम लोग को देखने को मिलता है, सेम काम के लिए मेल को ज्यादा पैसा मिल रहा है, फीमेल को कम मिल रहा है। सेफ्टी कंसर्न, वुमेन जो है वो उनको हरासमेंट वायलेंस वर्क प्लेस में फेस करना पड़ता है, हालांकि उससे रिलेटेड कानून है बट अवेयरनेस नहीं है। लीडरशिप रोल में जो है वो ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। क्या रिकमेंडेशन है? तो रिकमेंडेशन यही है भाई कि और भी महिलाओं को जो है वर्कफोर्स में शामिल करो, सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, राइट। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है, एम्प्लॉय की सेहत पर फोकस करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव से के थ्रू मेंटल हेल्थ सपोर्ट होना चाहिए, राइट। डिस्करेज करो एक्सेसिव वर्क आवर्स, जैसे कि मेरा जो ऑफिस था तो उसमें हमारे पास एक फीमेल वो थी रिसेप्शनिस्ट, और तो अभी भी है हमारी टीम में काफी सारी फीमेल वर्कर्स, तो मेरे साथ बिल्कुल क्लियर रहता था उनका। मैंने टाइम फिक्स करके रखा हुआ था कि दिन में 11 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक, तो कभी वो 12 बजे भी आ जाती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मैंने दूसरी जगह पे देखा यार कि मतलब वो खुद मुझे बोलती थी, साक्षी उनका नाम है, साक्षी साक्षी मुझे बोलती थी कि सर यार मतलब आपका आपके साथ काम करके मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फील रहता है, क्योंकि यार एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो सब कुछ करेगा फिर, मतलब और बिल्कुल फुल फोर्स के साथ करेगा। कई बार ऐसा होता था कि भाई मैं अपने काम में बिजी हो गया, मुझे 8 बज गया, तो वो हिलती नहीं थी यार। मैं उसको बोल के रखा कि भाई 7 जैसी बज जाए तुम देखो घड़ी, और मैं तो बोलता हूँ कि 6:30 बजे से तुम घड़ी देख लो कि भाई 6:30 बज गया है, तो जितना भी पेंडिंग काम है उसको 7 बजे तक जो है वो निपटाने की कोशिश कर लो। अगर निपटता है तो, या फिर इतना पोर्शन निपटा लो कि हाँ भाई ये हो गया, और निकल जाओ घर। ये बहुत जरूरी है, इसमें मेन रोल जो होता है वो एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है। और उससे फिर खुश रहते हैं भाई एम्प्लॉय, कोई लोड ही नहीं रहता। फिर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, जो लेबर लॉज है उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो, लागू करो, राइट। अपडेट करो रेगुलेशंस को, गिग और फ्रीलांस वर्क को भी एड्रेस करते हुए। मिनिमम वेजेस इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एड्रेस करो सेफ्टी कंसर्न महिलाओं के लिए। इस्टेब्लिश करो एक बहुत ही पुख्ता एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, की कंप्लेन हो रही है तो तुरंत कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व की जाए। गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करे पॉलिसीज, इंकरेज करें कि भाई फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरमेंट्स होना चाहिए। डाइवर्सिटी को प्रमोट करो, ज्यादा लोग को शामिल करो। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लेकर आओ कि भाई एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय के अधिकार क्या है, राइट। और फेयर वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। 17 से 20 सितंबर 2024 में हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिला कि इंडिया वाटर वीक 2024 मनाया गया। तो इंडिया वाटर वीक है तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन्वॉल्व होगी इसमें, पानी को बचाने के, पानी के मैनेजमेंट की जो है बात की जाएगी ऑब्वियसली। थीम याद रखना थोड़ा सा, पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और थीम हाईलाइट जो है वो यही कर रही है कि भाई इंटरनेशनली जो है कोलैबोरेशन किया जाए पानी की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, और प्रमोट करो कि बेहतर तरीके से वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो कंडक्ट की जाए, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स में पार्टनरशिप की जाए पानी को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का, राइट, सभी को मिलना चाहिए पानी। प्रॉपर मैनेजमेंट करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो पानी के मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। पानी को बचाने पर मेनली फोकस किया जाता है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने यही बोला कि भाई पानी की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है तो उस पर काम करना पड़ेगा। मात्र 2.5% धरती का पानी जो हम लोग को देखने को मिलता है वो फ्रेश वाटर है। 1% ही जो है वो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली 80% इंडिया का पानी जो है वो एग्रीकल्चर में कंज्यूम होता है, कृषि क्षेत्र में कंज्यूम होता है। काफी इनिशिएटिव है जैसे कि कैच द रेन कैंपेन, राइट, तो इसके थ्रू पानी को बचाने पर प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीजें तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। इंडिया वाटर वीक 2024 में हमें देखने को मिला कि लीडर्स जो है उन्होंने अपने अपने विजन जो है वो शेयर किए, अपने दृष्टिकोण बताए कि भाई कैसे हम पानी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन हुए पानी की समस्या से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशंस निकालने से रिलेटेड बातचीत हुई। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए पानी के मैनेजमेंट के मुद्दे को लेकर, ठीक है। पानी के मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या इनोवेशन किया तो उस पर जो है वो चर्चाएं हुई।
बेस्ट प्रैक्टिसेस पानी के मैनेजमेंट पर जो है वो शेयर की गई, राइट। हम लोग को रिसर्च पेपर देखने को मिले कि प्रेजेंट किए गए, बताए गए पानी से रिलेटेड टॉपिक्स पर। स्टार्टअप जो है उन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आए वाटर मैनेजमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर शोकेस किया गया, राइट। और इसके अलावा हमें देखने को मिला कि भू नीर पोर्टल भी जो है वो ग्राउंड वाटर रूल्स रेगुलेशंस के लिए जो है वो लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके इम्पैक्ट पर बातचीत की गई। फिर एक इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिलती है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। और इसका फोकस हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि पूरे दुनिया भर में हम लोग कोलैबोरेट करें किस चीज पर, वॉश के लिए, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, वॉश का ये फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। इसकी भी थीम हम लोग को सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई देखने को मिली। ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना इसकी थीम है, विषय था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे दुनिया भर में सैनिटेशन की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करना और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। 40 से भी ज्यादा सेशंस हम लोग को देखने को मिले, पेपर प्रेजेंटेशन हुए, पैनल डिस्कशन हुआ, पानी की क्वालिटी को लेकर चर्चाएं हुई, राइट। कम्युनिटी ने एंगेज किया, क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पानी को कैसे बचाना है तो उस पर बातचीत हुई। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे इनिशिएटिव्स पर बात हुई, ठीक है। अवार्ड्स भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिले। बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है CWPRS पुणे को, बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट केरल, बेस्ट इंडस्ट्री आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, बेस्ट स्टार्टअप ब्लू वर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि फोकस किया गया कोलैबोरेशन के ऊपर, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। पॉलिसी रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट ने जो है वो रिकमेंड किए कुछ पॉलिसीज कि कैसे जो है वो हम लोग पानी को बचा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इंडिया की मैरीटाइम एम्बिशन कि भाई समुद्री महत्वाकांक्षाएं क्या है हमारी, तो पहले भी ये डिस्कस कर चुका, अभी आए थे एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये टॉपिक 2 बार आ चुका है। तो अभी तक तो आप में से जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उनके दिमाग में है ही कि भाई हमारा मैरीटाइम एम्बिशन क्या है, समुद्री महत्वाकांक्षा क्या है, क्या हमारा एम है ये समुद्री क्षेत्र को लेकर। तो 1% पूरे दुनिया भर का मार्केट शेयर जो है वो शिपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडिया होल्ड करता है। मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग जो है वो जल मंत्री भी जो है वो कई बार बोलते हैं, तो इन्होंने जो वो प्लान किया है कि ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार मैरीटाइम इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रपोजल्स हैं शिपिंग मिशन को लेकर। आप देखो ये प्रपोजल जो होते हैं ना वो आता नहीं कभी भी एग्जाम में, ध्यान सुन लो, वो क्यों नहीं, बट हाँ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेंस में लिखने के लिए कि हमारी हमारी क्या प्रपोजल्स हैं, हम क्या करने वाले हैं। एग्जाम में कौन सी चीज आएगी जो पुख्ता है, हाँ कि जो हो गया भाई इस पर काम चल रहा है, तो वो आएगी एग्जाम में। तो क्योंकि प्रपोजल चेंज होते रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या मतलब फिर, राइट। तो लोग इस पर वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में उस क्वेश्चन को। तो इसलिए हमेशा वही चीज आएगी जो पुख्ता है। जैसे ड्राफ्ट होते हैं, काफी सारे बिल्स वगैरह के ड्राफ्ट होते हैं ना, वो कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में। अब सुनो, शिप बिल्डिंग मिशन, इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट का शेयर जो है वो शिप बिल्डिंग में बढ़ाना है और इंडिया को जो है वो मैरीटाइम हब बनाना है 2047 तक। आज की रेट में इंडिया का जो शिपिंग मार्केट है उसमें हमारा शेयर 1% से भी कम है। स्ट्रैटेजी इन्होंने बोली कि हमें जो है वो 12 एरियाज पर काम करना है, जैसे फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, शिप ओनरशिप, लीजिंग, चार्टरिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, फ्लैगिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, टेक्निकल मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड क्रूइंग, आर्बिट्रेशन। तो इन सब पर्टिकुलर 12 एरियाज पर काम करना है हमें। मेगा शिप बिल्डिंग पार्क जो है वो स्टैब्लिश करने हैं इंडिया के कोस्टल एरिया पर भी, और महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात जैसी स्टेट्स में, मतलब दोनों साइड जो हमारे कोस्ट है ना, हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दोनों साइड हम लोग को करना है। इनिशिएटिव जो है वो हम लोग को ऐसे लेकर आने हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह जो है वो अट्रैक्ट हो साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री से। अप्रोक्सीमेटली 95% इंडिया का जो ट्रेड है वो फॉरेन वेसल्स के ऊपर रिलाय करता है, राइट। और जिससे हमारा 110 बिलियन US डॉलर बाहर जाता है तो वो बचेगा। नया इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड यही है कि ये शिफ्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे मैरीटाइम इंडस्ट्री में। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हम लेकर आएंगे 25,000 करोड़ रुपए का। फिर इसके अलावा 2 और एडिशनल मिशन को लॉन्च करने की बात की गई। क्रूज इंडिया मिशन, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बड़ा बड़ा करना है और एक्सक्लूसिव क्रूज टर्मिनल्स बनाने हैं जहां पर क्रूज आकर खड़े हो सके।
शिप रिपेयर और रिसाइकलिंग मिशन हम लोग को रेडी करने हैं, गुजरात, मुंबई, राइट, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, ये इन सब एरियाज में, गुजरात के अंदर कोलकाता, वादिनार। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिप बिल्डिंग में हम लोग को, रिपेयर में हम लोग को स्टैब्लिश करना है, जिससे नए नए इनोवेशन इस सेक्टर में जो है वो लाए जा सके। ठीक है, फ्री ट्रेड डिपो जो है वो क्रिएट किया जाएगा शिपयार्ड पे कस्टम एग्जेम्पशंस के लिए। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब देखो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी विवाद होते हैं समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड, उसको रिजोल्व करना है। तो उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि एक एफिशिएंट मेरिट बेस्ड सोल्यूशन जो है वो लेकर आया जाए। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी एंटिटी स्टैब्लिश जो है वो करनी है, राइट, क्षतिपूर्ति इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कंपनसेशन वगैरह देने के पर्पस के लिए। तो ये बस सुन लो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं दिमाग में रखने वाला अभी के लिए। अब रीसेंट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर क्या क्या हुए हैं, तो देखो, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर 76,220 करोड़ रुपए का पोर्ट बनाने की बात की गई है महाराष्ट्र के अंदर बाधवन में, और 1.2 मिलियन जॉब्स इससे क्रिएट होंगी। एक बहुत ही बड़ा पोर्ट जो है वो गैलेथिया बे। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गैलेथिया बे पोर्ट जो है वो कहां पर है, तो अंडमान निकोबार ध्यान में रखेंगे आप। तो यहां पर हम लोग ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है वो कैप्चर करेंगे। इंडिया का कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो 40 मिलियन पहुंच जाएगी, राइट, अगले 5 सालों में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसकी कैपेसिटी 6.6 मिलियन से लेकर 10 मिलियन टीईयू जो है वो हो जाएगी। टीईयू पता है क्या होता है आपको? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो इसको कहा जाता है। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो बड़े जहाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसकी यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो ये कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है हमारी। फिर जमीन एलोकेट कर दी है हमने हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कंडला में है, राइट। और वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, इससे जो है वो टर्मिनल ऑपरेशन जो है वो लेना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल पोर्ट्स में, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश के। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छाबर पोर्ट के साथ ऑलरेडी हमारा हो चुका है, जिस पर काम चल ही रहा है। 4800 किलोमीटर का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो, जो कनेक्ट करेगा इंडियन पोर्ट को जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज के साथ। मैत्री प्लेटफॉर्म, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स के साथ। जैसे कि एक यूएई हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि सिक्योर और एफिशिएंट ट्रेड डेटा शेयर जो है वो किया जा सके, कि डेटा की शेयरिंग जो है वो आपस में कंट्रीज के बीच में। अब कुछ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स जान लो आप। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस जहाजों का होता है, राइट। मेजर ग्लोबल प्लेयर्स इसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, जर्मनी, यूएसए देखने को मिलते हैं। पूरे दुनिया भर में शिप बिल्डिंग मार्केट जो है उसकी वैल्यू 207.15 बिलियन यूएस डॉलर रही है 2023 में, और बहुत तेजी से ग्रो करेगी। इंडिया इस मार्केट का मात्र 0.01% ही जो है वो होल्ड कर पाता है, और हमारी रैंक जो है वो 12th में है शिप बिल्डिंग एक्सपोर्ट के मामले में। फिर इसके अलावा इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 237 यूएस डॉलर, मतलब 237 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 2047 तक। मेजर कंपनीज इंडिया के अंदर, जैसे कि माजागांव डॉक लिमिटेड, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, नेवल वेसल्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी आपने नाम सुना होगा, ये बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह बनाने पर काम करती है और रिपेयर्स करने पर काम करती है। अदानी ग्रुप का एक इनिशिएटिव हम लोग को मुंद्रा पोर्ट में देखने को मिल रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ मुंद्रा पोर्ट कौन सी स्टेट में है, और 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया है। और ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को की ग्लोबल रैंकिंग जो है वो शिप बिल्डिंग और रिपेयर में जो है वो बढ़ाना, और टारगेट किया जा रहा है कि टॉप 10 पे हम पहुंच जाएं 2030 तक, और टॉप 5 में पहुंच जाएं 2047 तक। अब साइबर सिक्योरिटी में इंडिया के टीयर 1 स्टेटस का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% से ज्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। इंडिया ने अचीव कर लिया टीयर 1 स्टेटस, किसमें? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में, जिसको पब्लिश किया था आईटीयू के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमने अचीव किया है। तो ये जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया का कमिटमेंट है कि भाई हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, बेहतर करना है, क्योंकि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में साइबर क्राइम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत तेजी से। रैंसमवेयर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, प्रिवेसी का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या? आईटीओ ने इसको लॉन्च किया था 2015 में। मेन ऑब्जेक्टिव ये कि भाई पूरे दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कंट्रीज किस प्रकार से काम कर रही हैं,
इसके अंदर काफी सारे अप्रोचेस जो है वो लगाई जाती हैं। इसके अंदर अलग अलग सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से डेटा जो है वो उठाया जाता है। इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि ये चेक करते हैं कि भाई किस किस कंट्री के अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस है कि नहीं है, कितने साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, राइट। उस अकॉर्डिंग अपना पूरा डेटा बनाते हैं। ये लीगल मेजर्स देखते हैं कि भाई उस कंट्री के अंदर प्रॉपर वो है कि नहीं, कानूनी व्यवस्था साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए, टेक्निकल व्यवस्था है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था है कि नहीं, कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रही है वो कंट्री की नहीं कर रही है, कॉपरेशन है कि नहीं, राइट। तो ये सब चीजें देखा जाता है। अब कंट्री जो है, जैसे कि 5 टीयर होते हैं इसके अंदर। टीयर 1 में हम हमारा स्टेटस आ गया, मतलब रोल मॉडलिंग, कि भाई आज की डेट में हम लोग बेस्ट हो गए साइबर सिक्योरिटी के मामले में। बेस्ट तो नहीं बोलेंगे भाई, आज भी बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, बट हाँ ये सरकार बहुत स्ट्रिक्टली कदम उठा रही है, जैसे कि चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करना, जैसे कि जो आज की डेट में भी ये फेक गेम वाली एप्लीकेशन वगैरह होती है, उसको गैम्बलिंग वाली, उसको बैन करवाना। इस पर बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। अभी लोन्स, जैसे कि फ्रॉड लोन्स वगैरह जो हो रहा है ना, चाइनीज एप्लीकेशन के थ्रू लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें इंसान फंस जाता है बुरी तरह से। मैं भी फंसा था इस केस एक बार, राइट। मुझे धमकाने की कोशिश करी थी, मैंने आपको शायद पहले बताया था। तो उस पर भी सरकार ने कदम उठा दिया है। तो ऐसे सरकार कर रही है, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हुए इंडिया टीयर 1 रोल मॉडलिंग वाले उस पर आ गई है। टीयर 2 मतलब एडवांसिंग, कि हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है। टीयर 3 मतलब कि हाँ आप साइबर सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर दी है। टीयर 4 मतलब हाँ आप जानकारी हो रही है इनके पास साइबर सिक्योरिटी की। और टीयर 5 यानी कि लास्ट, कि भाई अब इनको साइबर सिक्योरिटी पर काम करना जरूरी है। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है, तो हमारा स्कोर 98.49 रहा है 100 में से। पिछले स्कोर जो था वो 97.5 था, उससे इंप्रूवमेंट मिला है। और टीयर 1 में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज आती हैं, क्योंकि हमारा एक लीगल सिस्टम हमने अच्छा स्टैब्लिश किया है। आईटी एक्ट आपको पता ही ऑलरेडी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, ओटीटी वाला। फिर ये जो रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, इसने 194 कंट्रीज की रैंकिंग जो है वो करी है। अब इसने जो है वो कुछ चीजों पर फोकस किया कि भाई सभी कंट्रीज के अंदर रैंसमवेयर अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। भाई लोगों का कंप्यूटर हैक करके, मोबाइल डिवाइस हैक करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कि खोलेंगे जब भी डेटा तभी मिलेगा जब पैसे दोगे, बिटकॉइंस दोगे। क्रिटिकल इंडस्ट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनमें उल्लंघन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिस्टम आउटरीच और प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है, गोपनीयता का उल्लंघन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूरे दुनिया भर का एवरेज स्कोर साइबर सिक्योरिटी में जो है वो बढ़ा है, 65.7 आउट ऑफ 100 हम लोग को देखने को मिला है। मतलब साइबर सिक्योरिटी के मामले में सभी कंट्री जो है वो अवेयर हो रही है। बस ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, आप तो अपना ध्यान में रखो टीयर 1 वाला। चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है, तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि स्किल्स की कमी है, स्टाफिंग का इशू है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, मतलब इक्विपमेंट्स यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें, फंडिंग का इशू, प्रॉपर तरीके से कई बार इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। बस आईटीयू जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये ध्यान में रखना। और आईसीटी के लिए जो है ये जानी जाती है, और 1865 में इसका फाउंडेशन किया गया था। पूरे दुनिया भर में रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट जो है उसको एलोकेट करने का काम करती है, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाती है, नेटवर्क इंटरकनेक्टिविटी स्मूथली चल सके उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया इसकी मेंबर रही है 1869 से, और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है आईटीयू गवर्निंग काउंसिल में, जब से ये बनी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें बात हो रही है ओशन एसिडिफिकेशन की। ओशन एसिडिफिकेशन समझ रहे हो, कि ओशन एसिडिक हो रहा है। अब ओशन एसिडिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉस, वहां की एक्वेटिक स्पीसीज जो है, पानी में रहने वाली जो जीवन जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो एक रिपोर्ट सामने आती है पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च की। इसने चिंता बढ़ा दी। इसने बोला कि पूरे दुनिया भर के ओशन में एसिडिटी बढ़ रही है, जिसके कारण से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मरीन लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये बढ़ क्यों रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, राइट, जिसके कारण से ये इशू हम लोग को एसिडिफिकेशन का ओशन में देखने को मिल रहा है। अब बात समझिएगा, 9 क्रिटिकल अर्थ सिस्टम है, उनमें से 6 जो है वो सेफ लिमिट से सरपास कर गए हैं, जिसमें हम लोग को क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन ये देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो आप? क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का इशू बहुत बड़ा है। बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैव विविधता खत्म होती आ रही, काफी सारी प्रजातियां लुप्त होती आ रही हैं। यस, पॉल्यूशन का लेवल तो आप जान ही रहे हो कि बढ़ ही रहा है। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है ये ट्रैक में है
कि भाई वो 7th बाउंड्री जो है वो ब्रीच करने वाला है, राइट? मतलब अभी ये ट्रैक में है, यानी कि अंडर कंट्रोल है, बट ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर पर आ गया है, अब ये उल्लंघन इसका भी होगा, मतलब सेफ लिमिट से बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन, ये सेफ लिमिट से बाहर जा चुके हैं। ऐसे ही ये बोला जा रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन भी सेफ लिमिट से बाहर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है, हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, राइट? CO2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट जो है वो हमने क्रॉस जो है वो कर दिया है, ये भी एक रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसा डैमेज कर दिया है कि वो इरिवर्सिबल है, जो बिलियंस ऑफ लोगों की पूरे दुनिया भर में लाइफ को डैमेज करेगा। आप जानते हो भाई, हमने जो पोल्यूशन किया है उसको वापस ठीक थोड़ा ना कर सकते आप। कितनी सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि डैमेज इस प्रकार का हो गया कि वो इरिवर्सिबल है, उसको ठीक अब नहीं किया जा सकता। ओजोन लेयर के अंदर रिकवरी भले ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, बट फिर भी हम लोग को इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे कि और स्थिति खराब ना हो। प्लैनेट बाउंड्रीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये आप लिख लेना, प्लैनेट बाउंड्री का एक फ्रेमवर्क है जिसको प्रपोज किया था जोहान रॉकस्ट्रॉम ने और 28 साइंटिस्ट ने 2009 में। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि भाई धरती के अंदर कुछ एनवायरमेंट लिमिट होती है, जो सेफ लिमिट में रहना पड़ता है, उससे बाहर अगर आप चले जाओगे तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर तो इन्होंने 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज के बारे में बात करी। जैसे क्लाइमेट चेंज निकल गया भाई वो हाथ से, 6 निकल गई ना इनमें से हाथ से। अब आप खुद बता देखना, आपको खुद समझ में आएगा कौन सी निकल गई हाथ से। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑब्वियस सी बात है, हो ही रही है, आज की डेट में प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। ओजोन फट रहा है, ये भी निकल गया हाथ से। ओशियन एसिडिफिकेशन नहीं निकली है, बट अभी भी वो है, तभी कितनी निकली, 3 हाथ से निकल गई। बायो जियोकेमिकल फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल मिसमैनेज हुई है कि नहीं हुई है, बताओ? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी साइकिल डैमेज हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, तो ये भी हाथ से निकल गई। चौथा, लैंड सिस्टम चेंज, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बट अभी भी अंडर कंट्रोल हो सकता है। फ्रेश वाटर यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है ना? तो मेरे ख्याल से फ्रेश वाटर पूरे दुनिया भर में इसकी प्रॉब्लम है, तो ये भी सेफ लिमिट से बाहर ही है। कितने हो गए? 5 हो गए। और एक और हम लोग को एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एरोसोल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो अभी भी सेफ लिमिट में है। बट यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये आ गया ना सेफ लिमिट के बाहर। माइक्रोप्लास्टिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो ऐसे कुछ 6 हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो बाहर हो चुके हैं सेफ लिमिट से। तो ये पूरी चीज, और ओशियन एसिडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ओशियन का पीएच लेवल जो है वो घट रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ेगा, सी वाटर में डिसॉल्व होगा, तो वो कार्बोनिक एसिड जो है वो बना देगा, जो जिसके कारण से पीएच लेवल जो है वो ओशियन का गिरेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सी वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा ओशियन के अंदर। CO2 जैसे डिसॉल्व होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है H2CO3, और जो कि अगेन हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक डाउन करेगा और बाइकार्बोनेट आयंस में ब्रेक डाउन करेगा। H प्लस आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? इसके कारण से सी वाटर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और 1800 से लगभग 30% एसिडिटी जो है वो सी वाटर की इंक्रीज हो ही चुकी है ऑलरेडी, ये चीज बताई जा रही है। बस यही है। और मरीन लाइफ पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचने वाला है, क्योंकि समुद्र के अंदर हल्का सा भी चेंज अगर होता है ना समुद्र के एनवायरमेंट में या पानी के नीचे के एनवायरमेंट में, तो स्पीसीज जो है वो मरने लगती हैं, ठीक है। अब देखो, एक कैलिफोर्निया का एक नया एंटी डीप फेक लेजिस्लेशन है। डीप फेक समझते हो क्या होता है? आज की डेट में देख रहे हो आप यार, मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिमाग खराब करके रखा है। आप जैसे सोशल मीडिया में आज की डेट में वीडियोस आते हैं, और ऐसे बिल्कुल वीडियो की आवाज भी बिल्कुल सेम है और लिप्स भी बिल्कुल सही तरीके से हिल रहा है, तो किसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सोचिए आप। अब कानून का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योर करना कि इलेक्शन इंटीग्रिटी बनी रहे, क्योंकि देखो कई बार ऐसे विज्ञापन हम लोग को एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं जो डीप फेक से बन गए। अब मोदी जी गाना गाते हुए सुनाई दे रहे हैं, देखा कि नहीं? देखा किसी ने वीडियो? कितने सारे वीडियो आ रहे हैं मोदी जी के, उड़ता ही फिरू, देखा होगा ये। अब आपको लगता है मोदी जी वो करेंगे? सोचो यार। तो ये कानून का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोटेक्ट करना कि भाई फेक एडवर्टीजमेंट इस प्रकार के ना बनाए जाए, जिसके कारण से इलेक्शन को जो है वो किया जाए, वोटर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए। फिर इसके अलावा डिफेंड किया जा रहा है डेमोक्रेसी को डीप फेक डिसेप्शन एक्ट के तहत।
ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें जितनी भी चीजें अगर डीप फेक से रिलेटेड देखने को मिलेंगी उसको तुरंत सोशल मीडिया से रिमूव किया जाएगा, और जरूरी है भाई, और लोगों को अवेयर करना भी जरूरी है। आज की डेट में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं, उनके पास ऐसा कोई वीडियो आता है ना, उनको लगता है अरे वाह सच है यार ये तो। अब आप देखो, अभी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था, पहले बताया भी था। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान बोल रहा है कि मैं इतना अमीर, मैं फ्री टाइम पे पैसे बनाता हूँ एविएटर गेम खेल के। आपको लगता है शाहरुख खान बोल रहा है? वो नहीं, वो अनुपम खेर के इंटरव्यू का सेट था, उसमें से बस सिर्फ उसकी आवाज लगा दी गई और बस जनता को लग रहा देखो शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट कर रहा तो हम भी करेंगे। कपिल देव ने एडवर्टीजमेंट कर दिया। कर सकते हैं क्या लोग? नहीं भाई, डीप फेक से ही है। आपका चेहरा, आपका डीप फेक वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेज दिया जाए कि आप किडनैप हो गए हो डरते हुए में। सोचो, ऐसा कुछ भी बन सकता है आजकल तो भाई, बहुत बचने की आवश्यकता है। तो ये नया कानून जो है वो डीप फेक जो है वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपका ये होमवर्क है। ये तुवालू और तुवालियंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है ये, इनके बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। तुवालुअंस, तुवालू, ये आज आप सर्च करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और इसके बारे में पढ़कर फिर इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। यहाँ पे दिख तो गया होगा आपको आंसर, बट मैं चाहूंगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ के खुद से आंसर लिखना। अब एंटी डीप फेक कानून से रिलेटेड हम लोग को एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ट्राई करिएगा 120 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। तो चलिए अब आप मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।